दूरदर्शन के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कॉल सेंटर पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा है, जो कि पूरे देश में निःशुल्क ब्लड अरेंज करा रहा है। क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती है, पैदा नहीं होता, इसे हमें और आप मिलके ही डोनेट करना होता है। कैसे शुरुआत हुई? आज से 12 साल पहले एक महिला को रोते हुए देख के मैंने एमवाय हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना यार ब्लड हमें देना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, जिसे मैंने पहले बताया। तो धीरे धीरे हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया, लगातार हम उस पर काम करते रहे। आज हमने भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर बनाया, जो कि पूरे देश में निःशुल्क सेवा दे रहा है। 4 लाख से ज़्यादा इस सेंटर में मेंबर्स आज जुड़े हुए हैं, और कभी भी कहीं से भी कॉल आने पर हम उसको ब्लड अरेंज कराते हैं। अशोक जी, खून की आवश्यकता एक इमरजेंसी सेवा भी है, तो कभी कभार रात बिरात आपको ऐसे इमरजेंसी फ़ोन भी आ जाते होंगे, तब आपको निकलना मतलब आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया रहती है? ऐसे में आपको निकलना कितना टफ हो जाता है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि डिफ़िकल्ट वाला काम है ये, कि रात बिरात इस काम में रात में 2 बजे 3 बजे, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, बाईपास सर्जरी, कैंसर, थैलेसीमिया बच्चे, कभी भी ब्लड लग सकता है। तो हमने जब से चालू किया इस काम को, सबसे पहले यही सोचा था कि ब्लड कभी भी फ़ोन आ सकता है और हमें देने जाना पड़ सकता है। तो फैमिली का शुरू प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब 12 साल हो गए, अब आदत सी पड़ गई है रात को 2 बजे 3 बजे 100 से सवा 100 कॉल दिन भर में आना। 4 लोगों का स्टाफ है कॉल सेंटर पे, तो दिन में वो मैनेज करते हैं, रात को मेरे पास फ़ोन आते हैं। जैसा कि हमारे पास गाड़ी भी है डोनरों को लाने ले जाने के लिए। तो अब आदत सी पड़ गई, अब कोई फैमिली को भी समस्या नहीं होती। अब उनको लग गया कि अब इसको ये काम करना ही है, तो अब परिवार भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, और निरंतर हम लोगों को ब्लड अरेंज कराने में कार्य कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होता होगा कि जो ब्लड पाने वाला व्यक्ति है, उसे ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते होंगे, तो ऐसे में आप उसकी कैसे मदद करते हैं और किस तरीके से आप उसकी हेल्प कर पाते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाचार गरीब पेशेंट होते हैं जो एमवाय हॉस्पिटल में भी होते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन उनके पास वाकई में 500 या 200 या 100 रुपये नहीं होते ब्लड टेस्ट कराने के। हमारे तरफ से हम पूरी निःशुल्क सेवा देते हैं, डोनर लाने ले जाने, गाड़ी, सारी सुविधा निःशुल्क देते हैं। लेकिन कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके पास जाँच कराने के पैसे नहीं होते, क्योंकि ब्लड देने के बाद प्यूरीफाई करना होता है, उसे टेस्ट करना होता है, पेशेंट और डोनर के ब्लड को टेस्ट करना होता है। तो उसका चार्ज लगता है 1200 से 1600 रुपये के आसपास, 1600, अलग अलग हॉस्पिटल में। लेकिन हम कई कई सारे पेशेंटों को कई बार पैसे भी अरेंज कराएं, और जो हमारा ब्लड बैंक है रेड क्रॉस का, हम उससे 900 रुपये में भी करवा देते हैं बोल के। और कुछ अलग अलग जगहों पे भी हमने बोल रखा है जहाँ से हमने पैसे कम करवा रखे, कि भाई हम किसी पेशेंट को भेजें तो उसको पैसे कम करे जाएं। तो अभी हमने परसों ही एक ब्लड बैंक से 300 रुपये करवा दी, कि आपके थ्रू जो भी पेशेंट आएगा उसके 300 रुपये हम कम करेंगे। तो लगातार हम प्रयासरत रहते हैं कि लोगों को कितना फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं माहौल ऐसा चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास पैसे की बड़ी दिक्कत है। तो हम ब्लड के साथ साथ चाहते हैं कि लोगों को इसमें पैसा भी कम लगे, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो आप मतलब हॉस्पिटल में जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने डिस्काउंट दे रखा होगा लोगों हाँ, के लिए? हमने हॉस्पिटल को बोल रखा है कि भाई कम से कम उन लोगों के लिए मदद करें, क्योंकि हमें तो सेवा करना है, फ्री में हम काम कर रहे हैं, आपके यहाँ डोनर भेज रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मदद मिलनी चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है। तो हमारे कहने पे उन्होंने पैसे भी कम कर दिए, तो कहीं ना कहीं लोगों की अब ज़्यादा मदद होने लगी है। अशोक जी, मैंने सुना है ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। ये क्या है और इसे किस तरीके से हम इसे अरेंज करके रख सकते हैं? ये बहुत बहुत ही दुर्लभ किस्म का ब्लड ग्रुप होता है, जिसकी जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप दें। बिल्कुल, ये देखिए, ओ बॉम्बे पॉजिटिव जिस ब्लड ग्रुप का आपने नाम लिया, ये बहुत सारे डॉक्टरों को जब पता नहीं था, जब 2012 में इसकी डिमांड फातिमा पेशेंट के लिए इंडेक्स हॉस्पिटल से आई थी, तब हमने उसके लिए बैंगलोर से ब्लड अरेंज कराया था। देश में 180 ब्लड डोनर है ओ बॉम्बे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के, ये दुनिया का सबसे रियरेस्ट ब्लड ग्रुप है। लेकिन हमारे प्रयास, लोगों की दुआओं के कारण हम 4 बार इस ब्लड को इंदौर बुलवाएं, वो चारों बार हमने पेशेंटों को ब्लड अरेंज कराया, क्योंकि ये ब्लड अधिकतर बॉम्बे, महाराष्ट्र और अपने अलग अलग जगहों पे पाया जाता है, बैंगलोर। तो हमने वहाँ से मंगाया चारों बार फ्लाइट से, और यहाँ डोनेट कराया पेशेंटों को। तो ये बहुत ही रियर और दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है मेरे दर्शकों के लिए, कि जैसे ये जो ब्लड ग्रुप बताया आपने, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये मतलब किन लोगों में मतलब इसका रेशो कितना रहता है, ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, और साथ में इसे संरक्षित कैसे किया जा सकता है? जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, हम कैसे इसे रख सकते हैं?
देखिए इसको तो ब्लड डोनेशन करा के रखना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि देश में 180 लोग हैं। इसकी जब नीड होती है हम जब भी डोनेशन कराते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो कम से कम उसे 1 महीने तक हम स्टोरेज में रख सकते हैं ब्लड को, कि ब्लड बैंकों के अंदर। उसके बाद जब भी किसी को ऐसे तो वो देखो ज़्यादा दिन रहता नहीं, क्योंकि टर्नओवर घूमता रहता, आज ये ब्लड आया वो चले गया, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन 1 महीने तक हम ब्लड बैंक के अंदर रख सकते हैं उसको। हाँ, आपने स्वयं कितनी बार ब्लड दिया है अभी तक की आपकी जर्नी में जो हुई? मैंने सुना है कि आपको 10 साल हो गया है, अभी अक्टूबर में कंप्लीट हुआ है। तो आपका क्या रहा इसमें? देखिए मैं अपनी बात करूं तो मैंने 40 बार ब्लड डोनेशन किया और 20 बार प्लेटलेट डोनेट किए मैंने हर हफ्ते। अभी बीच में डेंगू चल रहा था, तो डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स की कमी आती है, तो मैंने एसडीपी प्लेटलेट हर हफ्ते डोनेट किया। तो 20 बार मैंने प्लेटलेट भी डोनेट किया और 40 बार ब्लड डोनेशन किया, क्योंकि मैं ब्लड दूंगा। जब इस टीम का कैप्टन ब्लड देगा तो हर आदमी ब्लड देगा, तो उसी को देखते हुए आज 4 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मैं हर 3 महीने में कंटिन्यूटी में ब्लड देता हूँ और सोशल मीडिया पर उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस डालता हूँ, तो लोग उससे अवेयर होते हैं, उससे जागरूक होते हैं। आज ऐसा हो गया कि हमारे कॉल सेंटर की जो वेबसाइट है, पेज है, उस पर कंटिन्यूटी में हम फ़ोटो डालते हैं। 20-25 लोगों को डेली फ़ोटो डालते हैं, तो लोग उससे अवेयर होते हैं और लोग रोज़ 10 लोग हमसे जुड़ते हैं। तो आज कहीं ना कहीं लगातार लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं उस अभियान में। तो अशोक जी, ऐसे भी कई लोग आते होंगे जो शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त होंगे, जैसे किसी को थायराइड है या किसी को अन्य प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसे लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? या अगर आते हैं तो अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? मायूस भी हो जाते होंगे कई लोग। नहीं नहीं, सही बात है आपने कही, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डायबिटीज़, शुगर ये आम चीज़ हो गई है। लेकिन ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको कोई भी गोली चल रही है तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट सामने वाले को आ सकता है जिस पेशेंट को हम ब्लड देंगे। तो जिसको भी कोई मेडिसिन चल रही हो तो प्लीज़ ब्लड डोनेशन ना करे, और वो उससे अगर वो छुपा के दे दे कि मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है तो वो किसी और को इफेक्ट कर सकती है। तो प्लीज़ निवेदन है कि अगर आपको किसी को कोई टैबलेट चल रही है तो ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ हैं आप और आपको कोई टैबलेट नहीं चल रही है, आप ड्रिंक नहीं कर रही हैं 24 घंटे पहले, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया, ड्रिंक नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना, अगर ये आपने नहीं किया तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। 18 साल से 60 साल का व्यक्ति, फिट व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपके पास कई लोग ऐसे आते होंगे, जैसे आपने बताया कि वो बीमार और उनके अंदर कोई भी बीमारी है और वो नहीं बता रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? मतलब उनका पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही ब्लड डोनेट करते हैं? देखिए जनरली तो ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा छुपाता हो ब्लड डोनेशन करने में कि भाई मुझे शुगर है, तो वो नहीं बताएगा। हर आदमी बताता है। दूसरी उसके बाद टेस्ट भी होता है उसका, कि उसका एज भी कितना, उसका ब्लड उसकी बॉडी में उतना है कि नहीं दे पाएगा, तो सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही ब्लड लिए जाते हैं। बिना टेस्ट के ब्लड डोनेशन नहीं होता है। अच्छा, शुरुआत में जब ये आपने इस अभियान की शुरुआत की तो आपको कितनी दिक्कतें आई और आपकी ये जर्नी कैसी रही? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आपको, सैकड़ों लोगों को आपने इतनी मदद की है, तो बताएँ? देखिए पहले बता दूं कि आज से 10 साल पहले मैं खुद सिलाई करता था। सिलाई करते हुए एमवाय हॉस्पिटल जाने का मौका मुझे मिला मेरे नाना जी को ले जाके। वहाँ पर मैंने एक महिला को ब्लड दिया, उसके बाद से लगातार मैं इस अभियान को जोड़ता चला गया। देखिए आज समाज सेवा करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन करो तो दुनिया का कोई काम कठिन भी नहीं है। ये मैंने देखा है 10 सालों में, क्योंकि मैंने सिलाई करते हुए लोगों की मदद करना, आधी शर्ट बनाई, फिर गाड़ी लेके पहुंच जाना किसी को लेकर, घर वाले भी परेशान, आस पड़ोसी भी परेशान कि भाई ये छोरा पागल हो गया, ये कोई काम धंधे कर नहीं रहा है। लेकिन आज जब मेरे घर वाले मुझे जब देख रहे हैं और मेरे समाज के परिवार के जब लोग देखते हैं, तो आज उनका सीना चौड़ा होता है कि इसने 10 साल में क्या मुकाम पाया है। तो मेरा निवेदन है कि दुनिया का कोई भी काम अगर आप दिल से करेंगे तो नामुमकिन नहीं है, और आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और वही कहीं ना कहीं मुझे मिली। आज प्रशासन और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का सपोर्ट मुझे मिला है, और देश में बड़ी बड़ी जगहों पे मुझे सम्मान मिले। तो ये मेरी जो इस काम की लगन थी उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल, और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है और आपने काफ़ी मदद की और इस मेहनत में आपके साथ काफ़ी लोगों का सहयोग भी रहा होगा। अच्छा अशोक जी, एक बात बताइए, अभी कोरोना काल चल रहा है और हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, तो इस ड्यूरेशन में आपने लोगों की कैसे मदद की? क्योंकि रात को भी निकलना, दिन में भी निकलना और कोरोना का इतना वो चल रहा है, तो आप कैसे लोगों की मदद आपने की? और आपके घर की क्या प्रतिक्रिया रही, अपनी आपकी माँ की, आपकी वाइफ की? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि कोविड पूरे देश में एक ऐसी बीमारी थी ये,
कि हर आदमी एक दूसरे से मिलने से डर रहा था, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं कर रहा था, फैमिली के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं उसे हमें अंजाम देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कैंसर पेशेंट, थैलेसीमिया, ये बच्चे, उनको हर महीने ब्लड चढ़ना है। उनको कुछ भी हो जाए, देश में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना बहुत ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे कोरोना काल में 2,500 यूनिट हमने ब्लड डोनेशन कराया। उसको लेकर मुझे लंदन से भी सम्मान किया, सीएम ने भी मुझे सम्मानित किया। तो आने वाले समय में आप ब्लड कॉल सेंटर को कहाँ, क्या सपना देखते हैं, कहाँ तक ले जाने का सपना देख रहे हैं, और इसमें आगे और क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरा सपना एक ही है कि 22 साल की उम्र से, जब उम्र एक इंसान की पढ़ने लिखने की, कॉलेज लाइफ जीने की होती है, उस 22 साल की उम्र से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। 35 साल का मैं हो चुका हूँ। तो अब मेरी एक ही प्लानिंग है कि अशोक नायक रहे ना रहे, ये भारत का पहला कॉल सेंटर, भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बनना चाहिए। और अशोक नायक तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ऐसी मुहिम जो हमने स्टार्ट की है 15 सालों में, 10 सालों में, ये अब निरंतर लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इससे कोई भी फ़ोन करे तो वहाँ से ब्लड मिलना चाहिए। तो ऐसी धीरे धीरे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये कॉल सेंटर एक बड़े रूप में बन जाए। अच्छा, मेरे मन में एक और जिज्ञासा है मेरे दर्शकों के लिए भी कि मतलब एक व्यक्ति कितने बार ब्लड डोनेट कर सकता है अगर उसका मन है, और हाँ, उसे वो धूम्रपान भी करता है या शराब का सेवन करता है तो वो कर सकता है, उसके शारीरिक पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हों, ड्रिंक नहीं करते हों। 90% लोग ये करते हैं, शौकिया तौर पे भी करते हैं। लेकिन 24 घंटे पहले आप ये चीज़ ना लें, ड्रिंक ना लें, आप ब्लड डोनेशन हर 3 महीने में कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200-200 बार, 300-300 बार अभी तक ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। तो ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं। और ब्लड डोनेशन करने वाले को हार्ट पेशेंट नहीं होता, वो कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, उसे शुगर नहीं होती, डायबिटीज़ नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्लड गाढ़ा नहीं होता बॉडी के अंदर। तो ब्लड डोनेशन करने से कई सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी, हमें पता चल जाता है कि हमें क्या होने वाला है। तो ब्लड डोनेशन करने से बहुत सारे हमारे शरीर के फ़ायदे हैं। हम ये ना सोचें कि ब्लड डोनेशन करने से हम किसी पे एहसान कर रहे हैं या किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। हम अपने आप पे एहसान कर रहे हैं ब्लड डोनेशन करके, कि हमें होने वाली बीमारी का हमें पता चल रहा है कि हमें आज शुगर है या हमें कैंसर है या हमें जो भी बीमारियाँ हमें पता चल जाती है, और किसी की ज़िंदगी बच जाती है। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें इस लायक बनाया कि हम ब्लड दे पा रहे हैं। नहीं तो देख रहे हैं थैलेसीमिया बीमारी हैं, बहुत सारी बीमारियां जो आदमी ब्लड डोनेशन ले रहा, दे नहीं पा रहा। तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सचमुच अशोक नायक देश और समाज की सेवा कर रहे हैं और इनका यह कार्य युवाओं को प्रेरणा देगा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। முதல்ல எனக்கு வந்து என்னோட இடது கை पहले 1-2 उंगलियों में झुंझुनी थी, लेकिन उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। फाइनल मैच में लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। ग्रिप इतनी वीक हो गई थी, 2 बार मेरे हाथ से बैट छूट गया। मेरा दोस्त ऋषि समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो बीच मैच में मुझे खींचकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच की और पाया मुझे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग था। leprosy जल्दी जांच और 1 साल तक MDT से पूरा और मुफ्त इलाज, इसलिए मैं विकलांगता से बच पाया। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेप्रोसी फ्री। तो आप भी ध्यान में रखिए, त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है। any kind of disability लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। दर्शकों, आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सचिन पटवर्धन से, जो कि संगीतकार और म्यूजिक कंपोजर हैं। सचिन पटवर्धन स्पेनिश वीणा बजाते हैं। स्पेनिश वीणा सही मायने में इलेक्ट्रिक गिटार का परिवर्तित रूप है। सचिन पटवर्धन की पत्नी रेणु पटवर्धन भी क्लासिकल सिंगर हैं और म्यूजिक कंपोजिशन में सचिन पटवर्धन का साथ दे रही हैं। तो आइए मिलते हैं सचिन पटवर्धन और रेणु पटवर्धन से। नमस्कार, मैं रेणु पटवर्धन हूँ। मैं गायिका हूँ और वैसे उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों भी गायक हैं। मेरी माता AA में है म्यूज़िक में, और मेरे पिताजी गज़ल गायक हैं।
तो बचपन से ही मैंने संगीत काफ़ी सुना भी हुआ है और शौक भी था, तो आगे भी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ इसी चीज़ को मैं। इसमें जो मैंने थोड़े मॉडिफिकेशंस किए हैं वो इस तरह से, जैसे स्पेनिश गिटार जो होती है एक तरह से जो हम बोलते हैं और जो बजाते हैं स्पेनिश गिटार, वो हम जनरली वेस्टर्न इसमें काम में आती है वो गिटार बजाने में, और वेस्टर्न सारे चीज़ें जैज़ और बाकी के सारे इस म्यूज़िक में। शास्त्रीय संगीत में भी इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले सरोद प्लेयर था और किसी कारणवश वो मैं आपको बताता हूँ आगे, और मैंने सोचा कि इसमें भी कुछ ऐसे तार लगाए जाएं और कुछ एक्स्ट्रा ब्रिज लगा के मैंने जो है उसको स्पेनिश वीणा करके नाम दिया उसको। और उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स लगाने का मतलब ये था कि स्ट्रिंग्स लगाना यानी ड्रोन स्ट्रिंग्स लगाना, जिसे हम साज बोलते हैं। साज यानी हमारी ब्रेथ जो रहती है, ये हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे जो सरोद वाद्य हुआ या सितार वाद्य हुआ, इन सब में वो ड्रोन स्ट्रिंग्स रहते हैं जिसे हम चिकारी बोलते हैं। तो वो चिकारी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में इसका चिकारी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनके म्यूज़िक में वैसा म्यूज़िक है नहीं, वो सांस नहीं लेते, बीच में म्यूज़िक नहीं है, स्टैक्केटो म्यूज़िक है, टा 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 इस तरह से। हमारे इसमें हम आलापी करते हैं तो उसमें एक सांस लगती है, एक फ्रेज के बाद में एक आदमी सांस लेता है, जिस तरह से गायकी में सांस लेता है। तो वो ब्रेथ और सांस की बड़ी ज़रूरत रहती है, और सांस को भी वो ज़रूरत रहती है। तो वो एक अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी था इस इंस्ट्रूमेंट को लेके मुझे, और वो मैंने अमेंडमेंट किए। और उसके बाद में मैंने कुछ तार ऐसे उसमें बाहर विदेश से मंगवाए, जो जिसे हम फ्लैट वाउंड तार बोलते हैं, जो नॉर्मली जैज़ इसमें यूज़ में आते हैं, और बड़े मेलो उनका स्ट्रक्चर रहता है, जिससे कि हम जो ऑर्नामेंटेशन यानी जो भी हम शास्त्रीय संगीत के जो ऑर्नामेंटेशन है वो सारे निकल जाएं, जिस तरह से मुर्की, गमक और मींड, ये सब बड़े आसानी से उसके ऊपर निकल जाएं, और जो उसमें जो अलग और आवाज़ है वो सब आवाज़ जो फालतू की जो आवाज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं। मैं लगभग 25 वर्ष से मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, उनका गंडाबंद शागिर्द हूँ। और मैंने 20 साल से पूरा देश विदेश में सब जगह जाके मैं सरोद से ही शुरू किया था, और सरोद ही मैंने लगभग बजाया 20 साल। और उसके बाद मुझे मेरे नेल्स में, क्योंकि सरोद नेल से बजाया जाता है, नेल टिप से बजाया जाता है, हमारे उस्ताद साहब ने इसको आगे प्रमोट किया कि नेल से किस तरह से सस्टेन एलिमेंट ज़्यादा आता है और गायकी अंग ज़्यादा निकल सकता है इसमें। तो वो जो नेल हम यूज़ करते थे, तो लगभग 20 वर्ष तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कुछ उसके पश्चात मुझे अपने नेल्स को लेके कुछ प्रॉब्लम होने लगी। तो एक एक्यूट पेर्निशिया करके मुझे छोटी सी इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, और वो क्रॉनिक में चेंज हो गया। तो वो देखते देखते ऐसा हुआ कि मैं इंस्ट्रूमेंट को देख रहा हूँ और मैं बजा नहीं पा रहा हूँ, उसको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं हेल्पलेस था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब ये जीवन, अब मेरा तो संगीत का जीवन जो है, मेरा जर्नी यहाँ पे फिनिश हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ विचार करता हूँ इसके ऊपर कि इसको किस तरह से मैं सरोद को, क्योंकि मैं पहले वेस्टर्न म्यूज़िक गिटार बजाया करता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गिटार के ऊपर ऐसा किया जाए कुछ कि सरोद जैसे कुछ तार लगाए जाएं, जो चिकारी के तार जैसे मैंने आपको पहले बताया, और सांस वाले तार, जिससे हमें एक सांस मिले उस इंस्ट्रूमेंट में। और फिर धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करता गया, और फिर उसको गोल्ड बनाने की कोशिश करी। और वो अभी, क्योंकि हम कुछ वाद्य यंत्र बनाते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक वो आम पब्लिक में और पब्लिक की दृष्टि से वो एक संपूर्ण वाद्य की शैली में नहीं उतरता, तब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसको, वाद्य को। तो ये मैंने फिर बहुत जगह फेस्टिवल्स में बजाया, तानसेन समारोह में बजाया मैंने, और बड़े बड़े समारोह में बजाया। अच्छा, उस्ताद जी के सामने बजाया, तो उस्ताद जी का जो रिएक्शन था इसको लेके मेरे लिए मैं बहुत खुश था उसको लेके, कि उस्ताद जी ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली उसको लेके कि बेटा तुमने तो इसको सरोद ही बना दिया है, तो और इसको बेटा अब तुम इस पे पूरा हिंदुस्तानी म्यूज़िक बजाओ और पूरे विश्व में फैलाओ, जो हमने आपको शिक्षा दी है उसको लेके। बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ मैं खुद को इस बात के लिए
कि मुझे उधर भी यानी माताजी पिताजी मेरे दोनों बहुत अच्छे संगीतकार हैं, दोनों दोनों बहुत अच्छे गायक हैं। और इधर भी मुझे उसको लेके यानी मेरे जो जीवन साथी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए और काफ़ी इनकरेज हर समय करते रहे कि तुम करती रहो इसको, आगे रियाज करो और आगे बढ़ो इस चीज़ में। तो बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़। लेकिन हम लोग कुछ फ्यूजन प्रोजेक्ट्स, जो मेरे फ्यूजन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेके मैं इनकी आवाज़ को इस्तेमाल करना चाहता हूँ और बहुत जल्दी ही ये सामने आएगा। एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें स्पैनिश वीणा और इनकी आवाज़ दोनों का एक समागम आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। जहाँ तक मेरा रियाज का संबंध है, क्योंकि रियाज जो है वो एक तरह से बहुत अलग चीज़ है। वो एक तरह से हमें एक तरह की दवाई है वो, तो वो दवाई जैसी लेनी पड़ती है एक कलाकार को, तो वो उसको बनाती है वो कलाकार को। क्योंकि संगीत का शौक़ होना जो है वो एक बहुत अलग चीज़ है और रियाज़ करना जो है वो बहुत एक अलग चीज़ है। तो रियाज़ जो है वो आपको करना ही पड़ता है, उससे ही आप एक अच्छे म्यूज़िक की तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि शौकिया बजाना और करना ये एक अलग बात होती है और रियाज़ करना एक अलग बात हो जाती है। तो रियाज़ तो घंटों घंटों का होता है और हम पूरे टाइम यानी लगभग अब हम तो 24 घंटे में से 24 घंटे ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं और कुछ ना कुछ म्यूज़िक को लेके ही चर्चा होती रहती है। और आजकल क्योंकि अब ये भी सक्रिय हो गई है उसको लेकर, तो आजकल हमारी जो बीच में बातचीत होती है वो भी अब म्यूज़िकल इसको ही लेके होती है।
कोरोना महामारी का समय चल रहा है और बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसलिए मुंह पर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें। तेज बुखार, सर्दी जुकाम होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। दर्शकों, आज के इस अंक में बस इतना ही। इंदौर डायरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सरिता दीक्षित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दर्शकों नमस्कार, मैं उषा राजावत ग्वालियर डायरी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों कहते हैं ये दिल हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खिलखिलाता रहे। ये जरूरी है कि हम अपने दिल का किस प्रकार ख्याल रखें।
हमारा जो दिल है सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग है और आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के जाने माने प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत रस्तोगी जी, जो कि गजराजा मेडिकल कॉलेज के हार्ट विभाग के एचओडी के तौर पर पदस्थ हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार उषा जी, नमस्कार। सर, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहते हैं हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, तो आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे सर? देखिए, हृदय एक मांसपेशी का टुकड़ा होता है जो करीब 285 से 325 ग्राम का होता है और ये बीचों बीच छाती के बीचों बीच रहता है। हृदय का जहाँ तक सवाल है, इसलिए मुख्य है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो परेशान करता है, जवानी में किसी और कारण से और बुढ़ापे में अपनी बीमारी के कारण से। लेकिन आजकल आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले जो हार्ट अटैक बुजुर्ग में हुआ करते थे, वो अब हार्ट अटैक हमें 20 साल 25 साल की उम्र के लोगों में मिलना चालू हो गए हैं। और काफ़ी हम मरीज ऐसे देख रहे हैं जो कि 25 और 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक से पीड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि आजकल जैसे बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पुरुष हैं 40 उम्र के बाद और महिलाएं 35 उम्र के बाद उनको हार्ट अटैक आ जाता है, बल्कि ये कोई उम्र नहीं होती लेकिन इसके बाद में भी हार्ट अटैक आता है। तो क्या इसकी वजह है? देखिए, अगर अपन कारणों को ध्यान दें, विशेषतः हिंदुस्तानियों में, तो उसके मुख्य कई कारण हैं। पहला, तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन चूंकि गुटखे के रूप में बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कम उम्र से लोग इसको खाना चालू कर देते हैं। आप देखिए 10वीं 11वीं क्लास से लोग खाना चालू कर देते हैं। तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग जो एक फैशन है, ये एक मुख्य कारण है। और जो विश्व में स्टडीज हुई हैं जिसमें हिंदुस्तानियों के ऊपर भी हुई हैं, उसमें ये मुख्य कारण है। दूसरा, एक्सरसाइज ना करना। आप देखिए कि आप चाहें तो आपको ये लगेगा कि हम यहाँ से स्कूटर पे जो है घर के अंदर चले जाएं, गाड़ी बिल्कुल आप कैंपस में ले जाएं। अगर आप रह रहे हैं कॉलेज के अंदर तो आप सोचेंगे कि बिल्कुल पार्किंग जहां आपका है वहां ले जाएं। तो एक्सरसाइज नहीं है। तीसरा, मोटापा। मोटापा एक बहुत मुख्य कारण है। और मोटापा क्या, आप ये मान के चलें शरीर का मोटापा ज़्यादा जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो आपकी कमर की मोटाई। अगर औरतों की कमर की मोटाई 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा और मर्दों की कमर की मोटाई अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये मोटापे में आता है। दूसरा, आपका बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स जिसे कहते हैं, अगर वो आपका हिंदुस्तानियों में 23 से ज़्यादा है, जिसमें हाइट और वेट का रेशियो निकालते हैं, तो आप मोटे में आते हैं। चौथा कारण, खान पीन। जो मुख्य कारण आजकल देखा गया है वो फूड जो आप खा रहे हैं, वो चर्बी युक्त भोजन कर रहे हैं। आप पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग सब्जियां, दाल, हरी सब्जी ये सब ज़्यादा खाते थे। अब जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर। सुबह बच्चे उठेंगे, ब्रेड गरम की उसमें टोस्ट बना के खा लिया। पहले आप और हम जब होते थे तो हम लोगों को रोटी खाया करते थे ब्रेकफास्ट में भी, जो कि फाइबर युक्त होता था। अब फाइबर बिल्कुल बंद हो गया, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बचपन से ही बढ़ना चालू हो जाता है। फिर डिस्लिपिडीमिया। आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल, स्पेशली जो ट्राइग्लिसराइड होता है, वो हिंदुस्तानियों में बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है कि उसकी वजह से जो चर्बी है वो ज़्यादा जमने लगती है। और एक HDL होता है जिसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हिंदुस्तानियों में कम होता है, वंशागुणत ही कम होता है। उसको हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाने के कई तरीके हैं। और कारण जो है वो ब्लड प्रेशर। आप देखिए इतनी कम उम्र में हम लोगों के पास बच्चे आते हैं, 12वीं क्लास के बच्चे आ रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर। कारण स्ट्रेस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। माँ बाप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की तरह उनके ऊपर घूम रहे हैं कि आप पढ़ाई करिए, ये करिए, प्रेशर बहुत है, अनड्यू प्रेशर ऑफ पीयर्स, इसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है। उसके बाद डायबिटीज वेरी कॉमन, इतना कॉमन हो गया है डायबिटीज, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लड प्रेशर का जो इंसिडेंस है वो गांव में 10 में से 3 मरीज और शहरों में 10 में से 4 मरीज। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप 10 लोगों को खड़ा कर दें और 10 का बीपी लें तो उसमें से 4 लोग आपको ब्लड प्रेशर वाले मिल जाएंगे। गांव में जहां पहले कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता था वहां भी ये ब्लड प्रेशर होने लगा है। डायबिटीज, एक्सरसाइज ना करना, खान पान बदल जाना, उसके बाद मोटापा होना, ये तीनों डायबिटीज को देते हैं। आप देखिए, आप डायबिटीज चेक करेंगे
10 लोगों की 3 लोगों का शुगर खाली पेट का 100 से ज्यादा आएगा, मीन्स वो डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। ये मुख्य कारण होगा। डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। यहाँ पर मैं हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ एक सवाल करूंगी कि जैसे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है तो उस समय जो सीआरपी की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हमारे दर्शक अगर जानना चाहेंगे। हार्ट अटैक जब आता है तो उसमें 3 चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं और कोई आपके पास नहीं है और आप नॉन मेडिकल पर्सन है, तो एक डिस्प्रिन की गोली, अगर आपको लगता है हार्ट का दर्द है, तुरंत पानी में घोल के दे दें या चबाने के लिए दे दें। अगर क्लोपिडोग्रेल आपके पास उपलब्ध है तो दूसरी खून पतला करने की गोली है, वो 300 से 600 मिलीग्राम चबाने के लिए दे दें। ये गोली तुरंत देने से हार्ट अटैक में मरने की संभावना 50% कम हो जाती है, आप ले जा सकते हैं। जो आप सीपीआर की बात कर रहे हैं वो उसी कंडीशन में किया जाता है कि मरीज को हार्ट अटैक हो और उसका दिल बंद हो जाए, तब आपको सीपीआर करना चाहिए। सीपीआर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। मैं ऑलरेडी इसका एक कैंप चला रहा हूँ पिछले 5 साल से, जिसमें मैं पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करता हूँ। उसका नाम है सोल, सेव आवर्स एंड अदर्स लाइफ। उसमें मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को हर साल सिखाता हूँ सीपीआर। सिस्टर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको, और जो सिस्टर्स पोस्टेड हैं उनको हम सीपीआर सिखाते हैं। हर आदमी को सीपीआर आना चाहिए और स्कूलों में इसको कम से कम 10वीं क्लास के बाद सीपीआर हर स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए, जिससे कि वो सीपीआर देगा तो आप बचा सकते हैं। तो ये अगर हार्ट अटैक हो, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लक्षण टिपिकल ये होते हैं कि मरीज कहेगा कि मुझे सीने के बीचों बीच बहुत जकड़न सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी छाती पे चढ़ के बैठ गया। पसीना आने लगता है, हम लोग उसे अंग्रेजी में डायफोरेसिस कहते हैं। इतना पसीना आना जैसे बाल्टियां भर जाएं, बिना किसी कारण से अचानक पसीना आना। छाती के बीचों बीच दर्द होके दोनों हाथों में जाना, छाती का दर्द होके पीछे की तरफ जाना, ये सब लक्षण जो हैं वो हार्ट अटैक के दर्द के होते हैं। अचानक कमजोरी आ जाना, बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, अगर ये कहे मुझे अचानक कमजोरी आ गई, तो आप मान के चलिए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए कि उसे हार्ट अटैक के सिम्टम चालू हो गए। अचानक लकवे का लग जाना, बीपी नॉर्मल होने में, इसका मतलब हार्ट की नवस टूट गई, वहां से क्लॉट निकल के दिमाग में चला गया, उससे लकवा लग गया। ये और एक कारण होते हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। घबराहट होना, अगर मरीज को अचानक कहने लगे घबराहट हो रहा है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो आप ये जान के चलिए कि उस मरीज को ये हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक है। जैसे आपने भी बात कही कि सीआरपी करते समय मतलब क्या पूरी बॉडी के साथ जो पूरा वेट करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? देखिए, उसमें क्या होता है, इसको हम लोग एबीसी कहते हैं। आपको सबसे पहले एयरवे, मुंह खोल लेना चाहिए। दूसरी बात, हाथ के पंजे को एक के ऊपर ऐसे चढ़ा के हार्ट के सेंटर में इस जगह रख के आप उसे प्रेस करते हैं। जब आप उसे प्रेस करेंगे तो यू आर कंप्रेसिंग द हार्ट। वो प्रेशर इतना होना चाहिए कि आपकी जो धमनी है, यहाँ की धमनी और पैरों की धमनी, आपको फील हो कि उसमें ब्लड जा रहा है। ये सीपीआर होता है। तो हम लोग इसको रेगुलर करते रहते हैं। एक डिफिब्रिलेटर होती है मशीन, जिससे बीच में शॉक भी देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी कि जैसे आजकल देखा जाता है यूथ अपने आप को बहुत हेल्थ कॉन्शियस समझती है, तो क्या वजह है कि जैसे कम उम्र में भी हमें हार्ट अटैक देखने को मिलता है? देखिए, कम उम्र में हार्ट अटैक के मुख्य कारण है जो हम लोगों ने पिछले 4 साल में अपने डिपार्टमेंट में शोध किया है। उसमें हम लोगों ने पाया है जो मुख्य कारण है वो तंबाकू का सेवन, दूसरा भोजन, वो भोजन जिसको हम लोग फास्ट फूड कहते हैं, चर्बी युक्त भोजन करना, तीसरा असमय भोजन करना, लेट नाइट आप रात में 11 बजे खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट ना करना, उसके अलावा एक्सरसाइज ना होना। युद्ध क्या है कि वो 2 दिन एक्सरसाइज करेंगे, 1 महीने एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी है या बहुत ज्यादा दौड़ना है। वी रिकमेंड 30 मिनट्स, 30 मिनट आप डेली ब्रिस्क वॉकिंग करें। ये मान के चलें कि 1 किलोमीटर अगर 10 से 12 मिनट में आप चलते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगी। दूसरा, वंशागुणत, जिनके माँ बाप को, जैसे अगर पिताजी को 45 साल की उम्र के पहले हार्ट अटैक हो गया है और माताजी को 55 साल की उम्र के पहले हार्ट अटैक है, तो उनको हार्ट अटैक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को अपनी नियमित कोलेस्ट्रॉल की जांच,
ट्रेडमिल टेस्ट करा लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लगातार लेते रहना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि दर्शकों, हृदय रोग यानी दिल की बीमारी भारत में ज़्यादातर लोगों की मौत का कारण बना हुआ है और एक अध्ययन के अनुसार अगर हम बात करें तो 1000 लोगों में से 272 लोग दिल की बीमारी से मरते रहते हैं। और अभी हम आंकड़े की बात करें तो 26 सालों में इसके आंकड़े 2 गुने हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम हृदय से जुड़ी दूसरी बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, हाइपरटेंशन, जिसे हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप। देखिए उषा जी, जो आपने पहला कहा कि हृदय रोग, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कैंसर के बाद जो सबसे बड़ा मौत का कारण है वो हृदय रोग है। जो स्टडीज आई हैं, नई स्टडीज, उसमें ये देखा गया गांव में इसका प्रतिशत, जैसे आपने बताया, 15 से 17 प्रति हजार है और शहरों में इसका 24 से 28 प्रति हजार है। तो आप ये मान के चलिए ये प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000 में 26 से 30 का होना बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर का जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर ये है कि 38 से 40% शहरों में ब्लड प्रेशर मिलता है और 25 से 28% लोगों में गांव में ब्लड प्रेशर मिलता है। अब उच्च रक्तचाप आप कब कहते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है जो हर आदमी को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मालूम होना चाहिए। 120/80 किसी भी उम्र में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कोई भी उम्र हो, चाहे आप 60 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, 40 साल के, 120/80 नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर आपका जब होगा जब आपकी ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा ऊपर का या 140 और नीचे का, जिसे डायस्टोलिक कहते हैं, वो 90 से ज्यादा होगा या 90 होगा, तब हम लोग इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके बीच की जो रेंज है उसको हम लोग प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। प्री हाइपरटेंशन मींस हाइपरटेंशन के बीच में और हाइपरटेंशन होने, नॉर्मल के बीच का, उसे प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर आप प्री हाइपरटेंशन में हैं तो आप ये ध्यान रखें, नमक का परहेज करें, वजन कम करें, चर्बी युक्त भोजन ना लें, तंबाकू का सेवन बंद कर दें और एक्सरसाइज करें।